हेलो फ्रेंड्स, आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए 70 बीपीएससी के लिए जो हमारी करंट अफेयर सीरीज चल रही है उसका ये हमारा पार्ट 6 है। उम्मीद है कि आपने 1 से 5 तक देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। आप उसे ज्वाइन जरूर करें, इसकी पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा अटेंटिव रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, और कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका आंसर जरूर दें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला टॉपिक है जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट। इससे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे, जो अभी 1 से लेके 5 तक पार्ट हुआ था उसमें एक कमेटी थी, राधा कृष्णन कमेटी। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो किससे संबंधित थी, क्योंकि अटेंटिव रहेंगे तो ये याद रहेगा आपको। तो ये दूसरी कमेटी है। ये कमेटी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि एग्ज़ाम में अगर डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा या फिर मैच द कॉलम में आ जाएगा कि किससे कौन सी कमेटी संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए। ये काफ़ी चर्चा में रही है, इसलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट, इसकी रिपोर्ट आई है। ये किससे संबंधित है? 19 अगस्त 2024 को 3 सदस्यीय कमेटी है, समिति है, की रिपोर्ट आई है। ये मलयालम फिल्म उद्योग से संबंधित है, मलयालम फिल्म उद्योग से। ठीक है। महिलाओं के साथ भेदभाव, शोषण और यौन उत्पीड़न की चौंकाने वाली घटनाएं उजागर हुई हैं इस रिपोर्ट में। जस्टिस हेमा कमेटी का गठन केरल सरकार के द्वारा किया गया था और जुलाई 2017 में। ठीक है। तो मलयालम फिल्म उद्योग जो है, वहाँ पे जो महिलाओं की कंडीशन है, उनके साथ क्या कैसी परिस्थिति में काम कराया जा रहा है, क्या उनके साथ हो रहा है, उस पर एक कमेटी गठित की गई थी, जिसकी अब ये रिपोर्ट आ गई है। ये 2017 में गठित की गई थी। आगे देखते हैं इसमें क्या आया है। समिति को मलयालम फिल्म उद्योग में यौन उत्पीड़न और लैंगिक असमानता के मुद्दों की जांच करने का काम सौंपा गया था। रिपोर्ट में मलयालम फिल्म उद्योग में यौन उत्पीड़न की व्यापक संस्कृति का खुलासा हुआ है, जिसमें कास्टिंग काउच, अश्लील टिप्पणियाँ, पुरुष सह कलाकारों द्वारा महिलाओं सहकर्मियों के कमरे में जबरन घुसने के उदाहरण शामिल हैं। तो काफ़ी निंदनीय चीज़ें जो हो रही थी, उन सभी चीज़ों को यहाँ पे रिपोर्ट में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। फिल्म के सेट पर महिलाओं के लिए अपर्याप्त सुविधाओं की ओर इशारा किया गया है, जैसे कि शौचालय का अभाव, चेंजिंग रूम की कमी। नेक्स्ट देखते हैं। फिल्म उद्योग में लिंग आधारित वेतन असमानता के लिए लिखित अनुबंधों के अभाव को जिम्मेदार ठहराया गया है। मतलब जो मेल एक्टर हैं उनके साथ तो जो है फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वेतन संबंधी, लेकिन जो फीमेल्स एक्ट्रेस हैं उनके साथ ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराया जा रहा है। उन्हें जैसा मर्जी वैसा पेमेंट कर दिया जा रहा है। ठीक है। तो इसके प्रतिकूल प्रभाव महिलाओं पे पड़ रहे हैं। लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बस ये जानना कि जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट किससे संबंधित है। ठीक, तो मलयालम फिल्म उद्योग से महिलाओं की स्थिति से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं। नित्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति जी का निधन हो गया है। इनके बारे में देख लेते हैं। तो अगस्त 2024 को भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, आपको स्टेटमेंट में केवल एक डांस का भी नाम आ सकता है, आपको पता होना चाहिए दोनों से संबंधित हैं। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नित्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का 84 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया। यामिनी कृष्णमूर्ति का जन्म 20 दिसंबर 1940 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के मदनपल्ली में हुआ था। इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो एक और स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, इन्हें 3 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म विभूषण। ठीक है। तो इनके नाम एकदम ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाएगा कि इन्हें भारत रत्न दिया गया है, तो वो आपका गलत होगा। तो थोड़ा अटेंटिव रह के पढ़िए। नेक्स्ट देखते हैं। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, सब हम देखेंगे। इस बार 23 अगस्त 2024, पहले तो आपको ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक ये डेट है और एक ये डेट है। ये 24 की है, ये 23 की है। क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं। 23 अगस्त 2024 को भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया। पहला है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया 23 अगस्त 2024 को, क्योंकि इसी दिन पिछले साल 23 अगस्त 2023 को भारत के चंद्रयान 3 मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में क्षेत्र पर उतरने की उपलब्धि हासिल की थी। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव में उतरा था भारत का जो चंद्रयान 3 है, 23 अगस्त 2023 को उतरा था। तो उसी के एक साल के बाद हम उस 23 अगस्त 2024 को इसको मना रहे हैं। इस उपलब्धि ने भारत को चंद्रमा पर रोवर उतारने वाला दुनिया का चौथा देश बना दिया था, और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। तो ये भारत की उपलब्धि है कि भारत ने जो चंद्रमा पर रोवर उतारा है, उसके क्रम में भारत चौथे स्थान पे आ गया है। मतलब उससे पहले 3 देश और उतार चुके हैं।
और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में उतरने वाला भारत पहला देश बन गया। नेक्स्ट देखते हैं, एक नाम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शिव शक्ति। शिव शक्ति क्या है? जो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ जहाँ पे उतरे थे, ठीक है, वो उस जगह को क्या नाम दिया गया है? शिव शक्ति। विक्रम लैंडर जो प्रज्ञान रोवर के साथ जहाँ पे उतरा था उसे क्या नाम दिया गया है? शिव शक्ति। इस एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है शिव शक्ति क्या है, और 3-4 स्टेटमेंट आ जाएगा। नामक पर उषा जिसे भारत के चंद्र अन्वेषण प्रयास मजबूत हुए हैं। जो चंद्रमा के ऊपर अन्वेषण एनालिसिस चल रहा है, ऑब्जर्वेशन चल रहा है, वो मजबूत हुआ है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 की थीम है, अगर दिवस मना रहे हैं तो इसकी थीम भी होगी। तो चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा, पृथ्वी पर जीवन के विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रभाव को रेखांकित करती है। ठीक है, तो ये थीम है, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारत को जो कच्चे तेल की आपूर्ति कर रहा है उसमें अब रूस प्रथम स्थान पर हो गया। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कौन करता है। ठीक है, तो अगस्त 2024 को प्रकाशित राउटर्स की रिपोर्ट है, रिपोर्ट का नाम जरूर याद रखा करिए, किसने कहा है। राउटर्स की रिपोर्ट के अनुसार जुलाई में भारत चीन को पीछे छोड़कर रूसी तेल का सबसे बड़ा आयातक बन गया है, आयातक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू करने के बाद भारत का रूस के साथ व्यापार बढ़ा है। रूस के पश्चात भारत को शीर्ष आपूर्तिकर्ता देश क्रमशः हैं। आप रीऑर्डरिंग भी याद रखिएगा, पहले नंबर पे तो भारत रशिया से लेता है, दूसरे नंबर पे इराक है, सऊदी अरब, और चौथे नंबर पे संयुक्त अरब अमीरात। तो आपके लिए रशिया के बाद इराक का नाम आता है, ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, रशिया, इराक सेकंड नंबर पे। इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पैंतोंगतान सिनावार्ता, पैंतोंगतान सिनावार्ता, प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्यों है? क्योंकि अभी ये थाईलैंड की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी है। 18 अगस्त को थाईलैंड की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं, इनकी उम्र 37 वर्ष है, और ये थाईलैंड की सबसे नई प्रधानमंत्री बनी है, मतलब नई एज में बनी है। ठीक है, सबसे कम उम्र की। नेक्स्ट देखते हैं, गौरव क्या है? आपको एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा, ड्रोन है, मिसाइल है, टैंक है, क्या है? सबमरीन है। तो आपको पता होना चाहिए कि गौरव क्या है। तो एक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण उड़ीसा के तट पर किया गया। डीआरडीओ द्वारा सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये पता होना चाहिए बम, बस ये डीआरडीओ ने परीक्षण किया है सुखोई के द्वारा, यही लिखा है यहाँ पे। डीआरडीओ द्वारा सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से इसका पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। गौरव एक हवा से लॉन्च किया जाने वाला 1000 किलोग्राम का वर्ग का ग्लाइड बम है, जो लंबी दूरी तक लक्ष्य भेदने में सक्षम है। इसे हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत RCI द्वारा स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित किया गया है। तो ये याद रखिएगा, स्वदेशी है और हवा से लॉन्च किया जाने वाला है, 1000 किलोग्राम का ग्लाइड बम है, और सबसे बड़ा लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम है। ठीक है, ये आपके लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में केवल लिखा रहेगा गौरव, आपको उसमें सेलेक्ट करना रहेगा कि ये क्या है। बिहार वृक्ष संरक्षण दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, तो इस बार मनाया गया है 19 अगस्त 2024 को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजधानी वाटिका पटना में बॉम्बेक सिवा वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन और बिहार वृक्ष संरक्षण दिवस मनाया है। किसको बांधा है? बॉम्बेक सिवा को। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि BPSC का एग्ज़ाम है तो फैक्चुअल आ सकता है। इसी का नेक्स्ट पॉइंट है, मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान राजधानी वाटिका में डोरंडा का पौधा भी लगाया, उसको बांधा था और इसको लगाया है डोरंडा का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 13 अगस्त 2012 को रक्षाबंधन के दिन शुरू किए गए बिहार वृक्ष संरक्षण दिवस का उद्देश्य पर्यावरण के बारे में जागरूकता बढ़ाना, वृक्ष संरक्षण को बढ़ावा देना और व्यापक वनीकरण को प्रोत्साहित करना है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, परम बुद्ध सुपर कंप्यूटर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बिहार में बना है। बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध बिहार का है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक पटना के द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक, विकसित किया गया है। बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर क्या है? नाम है परम बुद्ध। ठीक है, सीडैक ने इसे बनाया है। नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसे देने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। जो वुमेन्स होती हैं, जो अपनी पीरियड से परेशान रहती हैं, स्टूडेंट्स रहती हैं,
क्लास 7 से लेके 12 तक। तो ये स्कीम उनके लिए है, क्लास 7 से लेके जो 12 तक गर्ल्स पढ़ रही हैं, तो उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया है, अभी तक कुछ कुछ सरकारें हैं जिसमें बिहार भी इंक्लूड है, वो सैनिटरी पैड प्रोवाइड करा देते थे। लेकिन इसने क्या किया है, सैनिटरी पैड की जगह वो पैसा ही छात्रा के अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र हो जाएगा। 1 साल में 300 रुपये, 1 साल में 300 रुपये सीधे पैसा ट्रांसफ़र होगा। तो 11 अगस्त को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में 7वीं से 12वीं तक की 19 लाख 7वीं से 12वीं तक की 19 लाख से अधिक लाभार्थी छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन हेतु 57 करोड़ 18 लाख रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की है। प्रत्येक छात्रा के खाते में 1 साल के लिए 300 रुपये की राशि ट्रांसफ़र की गई है। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए पैसे दिए हैं। इससे पूर्व कर्नाटक, राजस्थान और दिल्ली जैसे कुछ राज्यों में छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन दिए जाते हैं, लेकिन नगद राशि देने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य हो गया। इसकी तारीफ यूनिसेफ ने भी किया है। यूनिसेफ द्वारा किशोरियों में मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को बढ़ावा देने की पहल की सराहना की गई है। यूनिसेफ ने भी इसे काफ़ी इनिशिएट किया है, प्रमोट किया है। नेक्स्ट देखते हैं, उड़ीसा में पहले चावल एटीएम का परीक्षण। तो मशीन को विश्व खाद्य कार्यक्रम अगस्त 2024 को उड़ीसा सरकार ने देश के पहले चावल एटीएम का परीक्षण किया। कि कहाँ हुआ है, उड़ीसा में किया है, चावल एटीएम का वो किया। जैसे आप मोबाइल एटीएम यूज़ करते हैं, वैसे यहाँ पे चावल एटीएम है। आप अपना राशन कार्ड नंबर डालेंगे, अपना बायोमेट्रिक कराएंगे, आपको चावल प्राप्त हो जाएगा। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें क्या है, जिससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को स्वचालित टेलर मशीन, जैसे कि हमारा एटीएम मशीन होता है, के माध्यम से चावल वितरित किया जाएगा। राशन कार्ड नंबर दर्ज करने के बाद इस मशीन द्वारा बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद एटीएम चावल वितरित करता है के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नागालैंड DRTPS लागू करने वाले देश का पहला राज्य। अब ये है क्या DRTPS, इसका फुल फॉर्म देखते हैं पहले। डिज़ास्टर रिस्क ट्रांसफ़र पैरामेट्रिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन। तो नागालैंड की सरकार और SBI जनरल इंश्योरेंस, इन दोनों के बीच समझौता हुआ है। इस समझौता में हुआ क्या है कि जैसे देखिए अभी कहीं पे अगर डिज़ास्टर आ जाती है तो वहाँ पे जो भी नुकसान होता है उसकी भरपाई रैंडम नहीं हो पाती कहीं से, मतलब होती है सरकार द्वारा मुआवजा या फिर रिलीफ फंड आता है, बट रैंडम एक तरह से इंश्योरेंस हो गया है वहाँ पे। अगर मान लीजिए कि किसी का नागालैंड में आपदाग्रस्त मतलब घर मकान किसी चीज़ का नुकसान होता है तो SBI जनरल इंश्योरेंस उसका तुरंत इकोनॉमिक्स वो करती है, रिम्बर्स करती है, जिससे आपको ये काफ़ी फ़ायदा होता है, ताकि आपदा का जो नुकसान दूरगामी प्रभाव होता है उससे आपको राहत मिलती है। मतलब अगर आपका घर वर कुछ टूटता है तो उसका इकोनॉमिक्स आपको जो है रिम्बर्स तुरंत मिलता है। तो ये ऐसा करने वाला देश का ये पहला राज्य बन गया है। एक तरह से इंश्योरेंस स्कीम है डिज़ास्टर से रिलेटेड। ठीक है, डिज़ास्टर संबंधी स्कीम लाने वाला नागालैंड देश का पहला राज्य बन गया है। अगस्त 2024 में नागालैंड आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामेट्रिक बीमा समाधान लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नागालैंड सरकार और SBI जनरल इंश्योरेंस ने DRTPS यानी डिज़ास्टर रिस्क ट्रांसफ़र पैरामेट्रिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। DRTPS का उद्देश्य क्या है, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों की रक्षा करना और चरम मौसम की घटनाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान को कम करना। जो आर्थिक नुकसान है उसकी ये भरपाई करता है। नेक्स्ट देखते हैं कानू। कानू क्या है, कानू का मतलब होता है सदाबहार वन। कानू का मतलब एक दक्षिणी शब्द है जिसका नाम है सदाबहार वन। इसमें क्या होता है, अगस्त 2024 को कर्नाटक के बियर हिल्स में स्थित जनजातीय स्वास्थ्य संसाधन केंद्र में दक्षिण भारत के पहले आदिवासी पुस्तकालय का शुभारंभ किया गया। तो ये क्या है, दक्षिण भारत का एक पहला आदिवासी पुस्तकालय है। क्या नाम है, कानू। ठीक, दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय, इसका नाम क्या है, कानू। ये कहाँ खोला गया है, का से का रिलेट कर लीजिए, कर्नाटक में। ठीक है, 2 बच्चों के मानदंड की समाप्ति। देखिए क्या होता था कि 1994 के पहले किसी के कितने भी बच्चे हैं उनको जो है इलेक्शन लड़ने के लिए छूट मिल जाती थी। लेकिन 1994 के बाद जैसे उत्तर प्रदेश हो गया या फिर कुछ राज्य हो गए, इसमें एक नियम बना दिया गया, आंध्र प्रदेश में बना दिया गया कि अब जिनके 2 बच्चे से ज़्यादा बच्चे हैं वो
नगर निकाय चुनाव तथा स्थानीय चुनाव नहीं लड़ सकते। तो उसी को ये समाप्त किया गया है। तो समाप्त किया गया है, कहाँ किया गया है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि चर्चा में आया है। तो अगस्त 2024 में आंध्र प्रदेश सरकार ने स्थानीय और नागरिक निकाय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए 2 बच्चों के मानदंड को समाप्त कर दिया गया। इससे पूर्व 2 से अधिक बच्चे वाले व्यक्तियों को स्थानीय और नागरिक चुनाव को लड़ने से रोक दिया गया था। 2 बच्चों के नियम को पहली बार 1994 में लागू किया गया था, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ऐसे 2-3 जगह पे, 2-3 स्टेट्स में। बट अभी हटाया कहाँ गया है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश सरकार ने इसे समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन। 30 से 31 जुलाई को राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का 4था संस्करण मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन। ठीक है, इस सम्मेलन का विषय है अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन करना। मैक्सिमम सभी चीज़ों में अमृतकाल ही आता है, तो अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन करना। देखिए वर्ड में हिंदी है लेकिन यहाँ पे हिंदी कहीं नहीं यूज़ हुआ है, यहाँ राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन करना। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य था शोधकर्ताओं को हिंदी में अपने काम को प्रस्तुत करने और चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करना था। नेक्स्ट देखते हैं, 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह हुआ है 15 अगस्त 2024 को। तो भारत सरकार ने नई दिल्ली में लाल किले पर 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया और लगातार 11वां स्वतंत्रता दिवस भाषण दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 2024 के स्वतंत्रता दिवस की थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, विकसित भारत एट 2047, जो 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने के सरकार के दृष्टिकोण को दर्शाती है। तो मतलब भारत सरकार प्रतिबद्ध है 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को के प्रति। तो वही इस बार की थीम है, विकसित भारत एट 2047। यह दृष्टिकोण बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में व्यापक विकास पर जोर देता है, जिसका उद्देश्य भारत की वैश्विक स्थिति को बढ़ाना है। वैश्विक ग्लोबल लेवल पे इंडिया की जो इमेज है उसको अच्छे तरह से प्रस्तुत करना है। इसका मेन मकसद है किसका, विकसित भारत एट 2047 का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है 2 सेंस में। एक तो आपको जैसे कि अब डेप्थ में पढ़ना है, कोई भी टॉपिक आ रहा है तो उसी के क्रम में हम इसे देखते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित जो भी आर्टिकल हैं, जो भी प्रावधान है, उसको हम यहीं देख लेते हैं। ठीक है, और उसके जो नए राज्यपाल की नियुक्ति हुई है उसकी भी लिस्ट हम यहीं देख लेते हैं, क्योंकि मैं या तो आपको राज्यपाल पूछ लेगा कि कौन कहाँ से बना है उसको मैच कराइए, या फिर राज्यपाल से संबंधित कोई टॉप वो दे देगा स्टेटमेंट, 2-3 स्टेटमेंट दे देगा, आपसे पूछेगा कौन सही है कौन गलत है। तो हम दोनों ही सेंस में इसको यहाँ पे देख लेते हैं। पहले आप याद रखिएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं। जुलाई 2024 में राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए राज्यपालों की नियुक्ति की है और उन्हें और अन्य में फेरबदल किया है। ठीक, जिनकी कहीं हुई है वहाँ नियुक्ति की है, जहाँ पे जो है उनको वहाँ से हटाया गया। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 153 है, 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 153 क्या कहता है, हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। दूसरा क्या कहता है, इसी में बताया गया है, एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। मतलब अगर कोई यहाँ का है तो कोई यहाँ पे है, एक ही व्यक्ति 2 जगह का हो सकता है। अभी हम आगे आपको क्लियर भी कर देंगे, एक ही व्यक्ति को 2 जगह का बनाया भी गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन करता है, स्टेटमेंट पे रहेगा कि राज्य का मुख्यमंत्री करता है, नहीं, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। ठीक है, जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार कार्य करता है। राष्ट्रपति जब चाहे उसे वहाँ से हटा सकता है। ठीक है, तो ये कौन से आर्टिकल में बोला गया, 156 में। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। आपके मन में आएगा कि नियुक्ति वो कर दिया, चलो अब त्यागपत्र दे रहा है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को देगा, ऐसा नहीं है।
त्यागपत्र भी राज्यपाल किसको देगा? राष्ट्रपति को ही, मतलब नियुक्ति भी वही करेगा और ये अपना त्यागपत्र भी उसी को देंगे, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 157 के अनुसार कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने के लिए तभी पात्र होगा जब वो भारत का नागरिक हो और उसकी उम्र 35 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी हो। ठीक है, ये दोनों फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत का नागरिक होना चाहिए और देखिए किसी स्टेट विशेष का नहीं कहा गया है, भारत का कहा गया है। जैसे अगर बिहार का राज्यपाल बनना है तो वहाँ ये नहीं कहा गया कि आप बिहार के नागरिक हैं, बोला गया भारत का नागरिक है और 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका है। 34 की हो तो भी नहीं बन पाओगे। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ राज्यपाल हैं जो अभी नियुक्त हुए हैं, उनके नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपसे एग्ज़ाम में मैच में पूछ लेगा कि कौन कौन से हैं, इनको मैच कराइए, क्योंकि बीपीएससी कितना भी अपलिफ्ट हो जाए लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चन तो आएंगे ही। सिक्किम में ओम माथुर जी बने हैं राज्यपाल। असम में लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बने हैं। अब मणिपुर में भी देखिए अतिरिक्त प्रभार में हम देखें तो यहाँ पे भी लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, जो अभी हमने पीछे देखा था कि एक व्यक्ति 2 जगह का राज्यपाल बन सकता है, तो ओम माथुर बने हैं और असम में और मणिपुर में लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बने हैं, एक ही आदमी 2 जगह। नेक्स्ट देखते हैं, पुडुचेरी के देखते हैं के कैलाश नाथन बने हैं। पंजाब के गुलाब चंद्र कटारिया बने हैं। महाराष्ट्र के सीपी राधाकृष्णन बने हैं। झारखंड के संतोष कुमार गंगवार बने हैं। तेलंगाना के जिष्णु देव शर्मा बने हैं और छत्तीसगढ़ के रमन डेका बने हैं। मेघालय के CH विजय शंकर बने हैं। राजस्थान के हरिभाऊ किशन राव बागड़े बने हैं। तो ये आज का हमारा वीडियो है, इसे 1-2 बार ज़रूर देख लीजिएगा। PDF हमारे टेलीग्राम लिंक पे दे दी गई है और आज के जो क्वेश्चन हैं वो हम आपसे पूछना चाहते हैं, जिसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो आज की क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है कि पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश कौन सा है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश कौन सा है जहाँ से भारत आयात करता है? और नेक्स्ट है कि गौरव क्या है? तीसरा क्वेश्चन है गौरव क्या है? और लास्ट है कि बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर है, उसका नाम क्या है? तो इन 4 क्वेश्चन के आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और आप अपने किसी भी फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें। इससे हम मोटिवेट होते हैं और हम नई नई वीडियो जल्द से जल्द लाएंगे और आपका जो भी करंट अफेयर जितना भी है सब हम जल्द से जल्द कंप्लीट करा देंगे, क्योंकि हम लोग इसी पे बैक टू बैक वर्क कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।